एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसका कोड नेम था एपिक फ्यूरी। ये एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट है, एक और टेंशन पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो ये मूव बैकफायर कर गया। क्या रिजीम चेंज होगा? इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। एक मिसाइल और वो आदमी जिसने 35 साल तक 850 लाख ईरानियंस की जिंदगी अपनी मुट्ठी में कर रखी थी, इज गॉन। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. इस मौत ने पूरी मिडिल ईस्ट को आग के समंदर में ढकेल दिया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर स्ट्राइक्स की और अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? मैं हूं विशाखा गुप्ता और आज सूत्र के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्या हुआ ईरान में, क्यों हुआ और अब दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ेगा। बकल अप, क्योंकि आज हम जियोपॉलिटिक्स के सबसे सेंसिटिव एरिया में दाखिल होने जा रहे हैं। शुरुआत होती है एक सरप्राइज अटैक से, एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसका कोड नेम था एपिक फ्यूरी। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ 12 घंटों के अंदर ईरान में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। फाइटर जेट्स ने हर प्रोविंस को टारगेट बनाया। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कमांड सेंटर्स और सबसे क्रिटिकल सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। और फिर आया शॉकर, अली खमेनी किल्ड इन हिज ऑफिस और उसके साथ उनका बेटा, वन ऑफ द पॉसिबल सक्सेसेस। डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी मारा गया। ईरान के पावर स्ट्रक्चर का आधा हिस्सा एक दिन में गायब। लेकिन सवाल ये है, क्यों अभी, जब पीस टॉक चल रहे थे, क्यों अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड किया कि दिस इज द राइट टाइम? ये सब एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ। महीनों से ईरान अपने प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, ह्यूतीज, इराकी मिलिशियाज के थ्रू इजराइल यूएस बेसेस और गल्फ शिपिंग को टारगेट कर रहा था। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को वॉशिंगटन ने इनटॉलरेबल रिस्क बोला। इजराइल के लिए ये अनफिनिश्ड बिजनेस था। तेहरान को वीकन किए बिना वो हमास, हिजबुल्लाह और बाकी फ्रंट्स हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए यूएस इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, जिसका क्लियर गोल था ईरान के कमांड सेंटर्स, न्यूक्स और टॉप लीडर्स को एक ही झटके में क्रिपल करना। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स और वन वे अटैक ड्रोन से जवाब दिया। इजराइल में कई हमले हुए। Iran is sending waves of strikes into Israel. 9 people killed in one hit near Jerusalem. Strategic sites in Iran are also being bombarded. यूएस के रीजनल बेसिस जैसे जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन में भी स्ट्राइक्स हुए हैं। बहरीन में तो यूएस नेवी की 5th फ्लाइट के हेडक्वार्टर्स पर डायरेक्ट मिसाइल हिट हुई। इसका मतलब है जंग सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट है। एक चीज जो ईरान के हमलों में कॉमन दिख रही है वो है यूएस रडार इंस्टॉलेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस टूल को निशाना बनाना। शायद वो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं बड़े मिसाइल स्ट्राइक्स के लिए। और अगर अमेरिकन F-35 स्टेल्थ जेट्स ने ईरानियन MiG-29 को गिराया है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा एयर टू एयर एंगेजमेंट हो सकता है। सोचिए कितना कुछ हो रहा है। और इन सब के बीच एक और टेंशन पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये वो महत्वपूर्ण सी रूट है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ईरान ने अनाउंस किया है कि कोई भी शिप अब यहां से नहीं गुजर पाएगी और डेटा दिखा रहा है कि ज्यादातर ट्रेड वेसल्स या तो रुक गए हैं या पोर्ट लौट गए हैं। और अगर ये सिचुएशन नहीं बदली तो ग्लोबल मार्केट्स पर इसका भयानक असर पड़ेगा। यानी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी है और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ईरान? क्या रिजीम चेंज होगा? ईरानियन रिजीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास डेजिग्नेटेड वॉर टाइम पावर्स है। ईरान के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ अभी भी जिंदा हैं। और अली लरजानी जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एक पोटेंशियल सक्सेसर मान रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हाउ दिस इम्पैक्ट्स अदर कंट्रीज। ये सिर्फ ईरान, इजराइल, यूएस की जंग नहीं है, इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव है। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर पहले वॉशिंगटन से डी-एस्केलेशन की अपील कर रहे थे। उन्हें डर था कि ईरान उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है और वही हुआ। ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर हमले किए, पर उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम बल्कि उनकी सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चरल टारगेट्स को ज्यादा निशाना बनाया। कुवैत और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स,
रियाद और अबू धाबी की कैपिटल सिटीज, बहरीन की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, बुर्ज खलीफा को भी थ्रेट, दुबई के फेमस होटल्स पर हमले, इवन पाकिस्तान के एक सिटीजन की यूएई में मौत भी हुई। शॉर्ट में कहें तो ये मूव बैकफायर कर गया। गल्फ नेशंस जिनके साथ ईरान पीस डायलॉग्स कर रहा था, अब ऑफिशियली एंटी ईरान ब्लॉक बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो अपनी एयरफोर्स भी एक्टिव कर दी है। ये वॉर अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है। चाइना ने अपनी नेवी को पर्शियन गल्फ के पास डिप्लॉय कर दिया है, क्लेमिंग टू प्रोटेक्ट शिपिंग राउट्स। रशिया ने वार्निंग दी है कि नेटो फोर्सेस अगर ईरान के अंदर घुस गए तो मॉस्को ईरान के सपोर्ट में आ जाएगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $160 पर बैरल क्रॉस कर गया है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश पर है और जो सबसे ज्यादा हर्ट होने जा रहा है वो है भारत। इंडिया अपने 80% क्रूड इंपोर्ट्स गल्फ से करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज होने से फ्यूल प्राइसेस कभी भी बढ़ सकते हैं। एविएशन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक, अगर यूएस और ईरान ओपन वॉर में चले गए तो इंडिया की बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिलहाल ईरान के मिसाइल्स अभी भी एक्टिव हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर गल्फ नेशंस ऑफिशियली कोalition बना रहे हैं, बनाकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का अनऑफिशियल ओपनिंग एक्ट होगा। अब दुनिया के पास दो रास्ते हैं, या तो डिप्लोमेसी के जरिए एक पीस एस्टैब्लिश करें, या फिर एक ऑल आउट वॉर जहां सिर्फ न्यूक्स ही डिसाइड करेंगे किसने ज्यादा सरवाइव किया। अली खमेनी की मौत सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का टेस्ट है। क्या पावर वैक्यूम से शांति निकलेगी या और खून बहेगा? हमें ये भी सोचना होगा कि कब तक डोनाल्ड ट्रंप दूसरी कंट्रीज के लीडर्स को एलिमिनेट करता रहेगा। और अब अमेरिका की लिस्ट में कौन होगा नेक्स्ट? डोनाल्ड ट्रंप के इस डार्क पैटर्न को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। ये अब कोई नेक्स्ट है ही नहीं, कॉज ये है बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अगर आपको लगता है दुनिया एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के किनारे पर खड़ी है, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही वीकली डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं सूत्र और मैं हूँ विशाखा गुप्ता। कीप कनेक्टिंग द थ्रेड्स।